बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ जी, इससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, इसका लिस्टेड कंपनी के हम बारे में बात करने वाले हैं। लिस्टेड कंपनी बायबैक का प्रोसीजर कैसे फॉलो करेगा, एक थॉरो एक डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन ड्रॉ किया जाएगा जहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या जनरल प्रोसीजर है जो कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। आईसीएसआई ऐसे क्वेश्चंस की तरफ फोकस करता है। याद रखिएगा, यहां मैं पहले आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऑलराइट, याद भी हो जाएगा एकदम इजी फॉर्म में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेस्ट जो हम लोग लगातार कर रहे हैं उन रेगुलर टेस्ट के थ्रू इसके मल्टीपल क्वेश्चंस के स्टडी के फॉर्म में, स्टेट फॉर्म में, अप्लाइड फॉर्म में जो क्वेश्चंस है वहां हम और प्रैक्टिस करेंगे। सो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से और देखेंगे कि लिस्टेड एंटिटी को, जी हाँ लिस्टेड एंटिटी को, याद रखिएगा इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज को क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहां हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लिस्टेड कंपनीज को क्या करना पड़ेगा प्रोसीजर। एग्जामिनर ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन की तरफ निगाह रखते हैं, सो ध्यान से मेरे साथ आइए सीखिए इसे, ऑलराइट, एंड लर्निंग्स को इंप्रूव कीजिएगा। मल्टीपल चीजें यहां पे और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जी, तभी तो नोटिफिकेशन ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को आपको मिलते रहेंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई लाइक बटन को दबाया करो, कमेंट तुम बहुत अच्छे लिखते हो, ऑलराइट सर आप इतने अच्छे हो सर, ये वो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन लाइक को दबाया करो ताकि ये वीडियो ना यूट्यूब आगे प्रमोट करे उन स्टूडेंट्स के पास जिनको भी इसकी जरूरत है, ठीक है। सो आप अगर इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो आगे भी जा पाएगा अगर आप लाइक बटन को प्रेस करेंगे। एनीवेज, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, चलिए समझते हैं। बायबैक अगर लिस्टेड कंपनी कर रही है, याद करवाऊंगा, अभी ध्यान सुनना, लिस्टेड कंपनी कर रही है तो पहले लीगल फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं कि क्या लीगल फ्रेमवर्क उसे फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपनीज एक्ट तो करना पड़ेगा जी। कंपनीज एक्ट, ये प्राइमरी लॉज हैं जो उसको देखने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट, जी हाँ कंपनीज एक्ट को देखना पड़ेगा। अब सर इसको डिटेल में बता दीजिएगा मेरे बच्चे, इससे पहले वाला क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, नहीं मिला हुआ है वो क्लास तो NR9 के व्हाट्सएप पर भेजो ना, रिक्वेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, सेबी बायबैक रेगुलेशन 2018, जी हाँ ये भी एक इसका ही पार्ट है क्योंकि यही मेन हिस्सा है इस रेगुलेशन का। इसी की वजह से बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018, वन मोर टाइम बोलो मेरे साथ में, चुप ना रहो, बोलो। पहला क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड हमें क्या देखना होगा? बायबैक, जी हाँ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। इसी के डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस हैं जहां पर प्रोसीजर को डिफाइन किया है। सो सेकंड रेगुलेशन क्या है? सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। थर्ड हम देखेंगे सेबी टेक ओवर रेगुलेशन, क्या देखिए 2011। सर टेक ओवर क्यों आ गया? समझाएंगे, अभी सब समझाएंगे, अभी सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क पर जा रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इज सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, क्योंकि अगर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, समझना अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बायबैक में जब हम मेथड देखते हैं ना, आपको याद होगा बायबैक करने के 2 और 3 मेथड है, खासतौर से जब हम लिस्टेड एंटिटी की बात करते हैं 3 मेथड आ जाते हैं। कौन कौन से? एक बुक बिल्डिंग के थ्रू, एक टेंडर ऑफर, एक और लॉट होल्डर्स। बात पकड़ में आ रहा है? अभी सुन लीजिएगा क्योंकि पहले मैंने बता रखा है आपको टेंडर ऑफर क्या होता है, बायबैक के थ्रू कैसे होता है, सॉरी बुक बिल्डिंग कैसे होता है, ठीक है। लेकिन इस सेशन के आने वाले सेशंस के अंदर भी बताऊंगा। सो पहले ध्यान सुनते हैं। अगर ये प्रोविजंस, ये मेथड जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें अदर रेगुलेशंस भी देखने होंगे। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग, सर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग, हाँ जी, प्रमोटर का होल्डिंग का हिसाब किताब पता होना चाहिए, डायरेक्टर का पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर कहीं इस इंफॉर्मेशन का कहीं पहले से ही मिसयूज हो रहा हो। आपको पता है ना प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग क्या? कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वन मोर टाइम, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब ये बायबैक क्या है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कब तक? जब तक पब्लिक के पास इसकी खबर ना पहुंचे। सर समझा नहीं। अब एक बार बताओ, बायबैक का डिसीजन पहले बोर्ड की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई होगी, फिर उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ होगा, फिर इन्होंने डिसीजन लेकर किसको बताया होगा कि हाँ जी शेयरहोल्डर्स अगर लिमिट के बियॉन्ड है, 10% के बियॉन्ड है, अप टू 25 है, ऐसे केसेस में आपको शेयरहोल्डर्स के अप्रूवल लगता है। अब ये जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, ये कंपनी के इंटरनल अभी है ना, मैनेजमेंट के अंदर डिस्कशन है। अब पता लगा कि मैं कंपनी का एक एम्प्लॉय, की मैनेजर पर्सन, मुझे खबर पता लग गई और मैं इसका कर रहा हूं मिसयूज, कि कंपनी बायबैक करेगा।
सो यहां पर याद रखिएगा ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज ना हो जाए, इसलिए प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को भी फॉलो किया जाएगा। हम देखेंगे इसके अंदर डायरेक्टर्स की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, पर्सन कंट्रोल की होल्डिंग कितनी है, सारी एस्पेक्ट्स कंसीडर करेंगे। फेमा रेगुलेशन 1999 सर ये भी लगा इधर पड़ेगा क्या, डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आपके सिक्योरिटी होल्डर्स फॉरेनर्स हैं या आउटसाइड इंडिया रहते हैं, ऐसे केसेस में भी हमको फेमा भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी बात को ध्यान सुनेगा कि दो प्राइमरी लॉज हैं जो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट, याद करो कंपनीज एक्ट। दूसरा कौन सा है, सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। बोलो ना मेरे साथ में, बायबैक। अच्छा बोलोगे नहीं ना, याद नहीं होगा, जितना बोलोगे ध्यान से सुनोगे याद होगा। ऑलराइट सो राइट सर, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। सेबी सर, सेबी में कौन कौन से हैं, आइए। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 2018, टेक ओवर रेगुलेशंस 2011, सेबी एलओडीआर 2015, बोल लो मेरे साथ में, एंड इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, जी हाँ प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग 2015, एंड फेमा 1999। ठीक है, बात याद हुआ। अब दूसरी बात सुनेगा, क्या क्या मुझे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। बहुत ध्यान सुनना, अब भी कभी याद कराऊंगा, जो कहते हो ना बड़ा लंदी है, नहीं है बेटा, आई हेल्प यू। देखो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने होंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारे लिए क्या है, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, फिर हमें चूज करना है बायबैक मेथड। बायबैक मेथड का मतलब बिल्डिंग के थ्रू करने चाहते हैं, टेंडर ऑफर है या ऑड लॉट होल्डर्स से लेना चाहते हैं। ठीक है, और लॉट होल्डर्स, इसमें हर कोई अपना नंबर दे सकता है। मतलब क्या होता है ना, जनरली मैं भी और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सुनिएगा बीच में। इसमें स्पेसिफिकली नहीं है कि मैं, अगर देखिए लॉट बनता है, जैसे लॉट फॉर एग्जांपल से समझते हैं इसको, लॉट मान लीजिएगा बना 10 शेयर्स की लॉट बनी। अब मान लीजिएगा जो 10 शेयर्स हैं उसका हमने बोला एक लॉट बन गया, ये 1 लॉट इक्वल टू 10 शेयर्स। ठीक है, पर मेरे पास तो यहां पर जो है ना वो 9 शेयर्स ही हैं, मैं क्या करूं सर, ऐसे केसेस में ऑड लॉट के थ्रू जिसके पास एक यूजुअल नंबर से कम जो होते हैं शेयर्स, वो भी अपने शेयर्स को ऑफर कर सकता है कि भाई मैं भी अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं या देना चाहता हूं, बायबैक में निकालना चाहता हूं। ठीक है, ये डिटेल में आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो यहां पर हमने दूसरी क्या फॉलो करना होगा, प्रोसीजर मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हमें एसआर पास की जरूरत पड़ेगी। दूसरा हमें डिसाइड करना है क्या मेथड हम ऑप्ट करेंगे फॉर बायबैक, क्या वो बुक बिल्डिंग के थ्रू है, बोलो ना यार, बुक बिल्डिंग के थ्रू है, या फिर और लॉट है, या फिर टेंडर ऑफर है। पूरा डिटेल प्रैक्टिकल पहले बताया है, भूल के मत कहना, पूरा प्रैक्टिकली बताया है। नहीं देखा है वो क्लासेस इसकी अवेलेबल हैं, पार्ट 7, 8, 9 सब में डिस्कस किया डिटेल में। आइए आगे देखते हैं। फाइल ऑफर डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। तीसरा काम क्या होगा हमारा, हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी विद द सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फाइल विद द आरओसी, ये सब काम करना पड़ेगा। सो फाइल डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिक को अनाउंसमेंट में चाह दो हल्ला की कंपनी क्या करना चाहती है, बायबैक, बात पकड़ में आ रहा है। देन फाइल ऑफर प्रोसीजर्स एंड ओपन द एस्क्रो अकाउंट। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए एस्क्रो अकाउंट आप खोलेंगे मतलब पहले आपको अपने एस्क्रो अकाउंट में जो रिक्विजिट अमाउंट चाहिए बायबैक के लिए वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। बायबैक करने के बाद नहीं, बायबैक से पहले करें सारे अरेंजमेंट्स। फिर जनरल कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे कंपनी के एंड मर्चेंट बैंकर के। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये सारे हम प्रोसीजर डिटेल में ही सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम एसआर से होने वाली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं। यहीं पर ही एक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे समझो कि उसके लीगल फ्रेमवर्क को पूछ सकते हैं आपसे, साथ ही साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि एसआर की रिक्वायरमेंट्स को लेके। जैसे एसआर की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करते हैं तो आपको पता होगा आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हैं। क्यों एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये एक स्पेशल बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में शेयर होल्डर्स एडवांस में इन्फॉर्म नहीं है, उन्हें डिटेल्स में नहीं पता है। तो उन्हें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर डिटेल में हम बताएंगे। जी हाँ, कैसे बताएंगे, जब जनरल मीटिंग का नोटिस उनके यहां पर आएगा 21 क्लियर डेज पहले, उसके साथ एक आएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें डिटेल में पता होगा क्या कि बायबैक किस डेट पे बायबैक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया, बायबैक की नेसेसिटी क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, ओपन डेट क्या है, क्लोज डेट क्या है, प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, ठीक है, किसी ने परचेज या सेल किया हुआ है क्या प्रमोटर्स ने या डायरेक्टर्स ने, ये सारी डिटेल एस्पेक्ट्स किस मेथड के थ्रू करेंगे, मैक्सिमम प्राइस क्या है बायबैक का हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये सारी एस्पेक्ट्स ना हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताएंगे, ताकि 21 दिन पहले मतलब 21 डेज पहले एक जो सिक्योरिटी होल्डर है, यहां पर शेयर होल्डर है, वो उसे डिटेल में एनालिसिस करके डिसीजन ले सके कि मुझे इस बायबैक को अप्रूव करने के लिए फेवर में रेजोल्यूशन देना है या अपनी कंसेंट अगेंस्ट देनी है। इसके पकड़ में आ रहा है बात। इसके लिए ना बायबैक का रेगुलेशन 5 रिस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज के लिए? ये डिटेल बताने के लिए कि क्या क्या आपको करना होगा। जैसे अब देखो, ध्यान से आ जाओ, 3 इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमको अपने एसआर के साथ रखनी पड़ेंगी। एसआर के साथ में क्या करना है, देखो, नोटिस, ध्यान दीजिएगा, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, सर बता दीजिए एक बार बड़ा करके, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कैसे जाएगा? विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग बोलो ना मेरे साथ में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहां लिखा हुआ है? सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2015 की जब बात कर रहे हैं, सॉरी 18 की बात कर रहे हैं, उसमें रेगुलेशन 5 में लिखा है बात। कैसे डिस्क्लोजर होगा? डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सेबी, बोलो मेरे साथ में, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। हाँ मुझे पता है, कई स्टूडेंट्स को लगता है बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कहता है सर इतना स्लो मत बोलिए, कोई बोलता है बहुत तेज जल्दी जल्दी मत बोलिएगा। मैं मॉडरेट बोल रहा हूं ताकि आप मुझे भी सुन से याद कर सकें, बोल सकें। ऑलराइट, सो रेगुलेशन 5, वन मोर टाइम, रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन कहता है कि भैया आपने ना स्टेटमेंट देना, क्या देना? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल फर्स्ट। पहला काम हो गया हमारा। फिर अभी सिखाऊंगा शेड्यूल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सिखाऊंगा अभी, डिस्क्लोजर क्या कौन से सिखाऊंगा। ऑलराइट, अब देखो सेकंड, जब ये एसआर पास हो गया, ध्यान सुनना, यहां मत देखो, यहां देखो, देखो देखो देखो, जब ये एसआर पास हो गया, अब इसका कॉपी, जी हाँ इसका कॉपी आपको सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल करना है विद इन 7 डेज। देखो, फाइल कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन विद द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कोर्स वही होगा जहां आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। विद इन 7 डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कब करना है? जब आपका बायबैक, आप समझ रहे हैं ना, मोर देन 10% बट अप टू 25%, मतलब बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के नहीं हो सकता। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीजर्स प्लस पेड अप शेयर कैपिटल का 25% तक, मोर देन 10% बट अप टू 25%। तो जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है, विद इन 7 डेज इसे सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में फाइल कर दीजिएगा। लेकिन अगर यहां पर आपने अप टू 10% तक किया है, जो कि बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर में होता है, तो इस केस में आप बीआर पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी विद इन 2 वर्किंग डेज, विद इन 2 वर्किंग डेज, वन मोर टाइम, विद इन 2 वर्किंग डेज आपको फाइल करनी पड़ेगी विद द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल एकदम। देखो, if BR is passed for buyback, file the same within 2 working days with SEBI and stock exchange। याद हो रहा है? तो पहला काम क्या कर रहा था हमने? स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके लिए हमको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल फर्स्ट। बोले मेरे साथ शेड्यूल फर्स्ट, याद हो गया? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रखेंगे? जो एक पास किया स्पेशल रेजोल्यूशन, इसे 7 डेज में फाइल करना है सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। अगर बीआर के थ्रू किया है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके किया है, मतलब अप टू 10% ऑफ बायबैक, इन दैट केस बीआर की कॉपी विद इन 2 वर्किंग डेज फाइल कीजिएगा। पकड़ में आ रहा है? अब ये जो हम प्रोसेस यहां बताए ना आपको, बेटा स्टेप्स लिखे हुए यहां पर, स्पेशल रेजोल्यूशन, मेथड ऑफ बायबैक फाइल, ये सब इसके डिटेल में जाएंगे। पर याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं। लिख लो, कहीं पे भी लिख लो इस बात को। ऐसा क्वेश्चन पूछा ना तो पता लगा कि 20-25 मिनट तो एक ही क्वेश्चन में निकल गए, ऐसा नहीं होगा। केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, इसलिए हम हर एक टॉपिक को अलग अलग तरह से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? बायबैक के लीगल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या कंप्लायंसेस हैं यहां से बन के, प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन के क्या क्या कंटेंट्स होंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करेंगे, उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? ऑलराइट, अब देखिएगा आगे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, चलिए
अब ये सर मेरे को, अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। तुम्हारे मॉड्यूल में जाके यहां से यहां तक तुम रीड करोगे ना, एक एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैंने कवर किया, एक एक इंपॉर्टेंट बात कवर किया है, एक एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कवर किया है। अगर तुमने यहां बेटा फोकस कर लिया तो तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जो बहुत बड़ा सिलेबस है उसे आपको सही तरह से सिखाया जाए, बताया जाए और आपको इजीली वो याद रहे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ऑलराइट, बीच बीच में इसे नोट कर लिया करो। चलिएगा सर, क्या ये कंप्लीट हो गया? हाँ जी, बोर्ड अप्रूवल वाला भी हमने बता दिया अभी आपको। अब चलते हैं कि डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने पड़ेंगे इसका स्केड्यूल फर्स्ट। बहुत सिंपल सा, अभी याद करवाता हूं। देखो, जब आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहता है जी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या बातें होंगी। कहता है कंटेन द फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ऑल मटेरियल फैक्ट्स का मतलब क्या समझो, मतलब वो फैक्ट्स विच आर एब्सोल्युटली रिलेवेंट टू द बायबैक, मतलब जो बायबैक से ही रिलेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। बात समझना, कंपनी के अंदर कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया कंपनी से, क्या ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो है भैया। क्या हुआ, कंपनी का वेल नोन सीईओ था, कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त उसने कंट्रोल किया हुआ था, हैंडल किया हुआ था, सॉरी नॉट कंट्रोल किया था, हैंडल किया हुआ था। छोड़े चला गया सर, ये तो गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या है। इसको भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख दूं? नहीं, मटेरियल फैक्ट्स का मतलब होता है विच इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू द बायबैक, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, ठीक है। सो जैसे हम देखेंगे बायबैक के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, अब देखो खुद भी याद कर सकते हैं वैसे ही समझ के भी। कैसे? देखो कि आपने कब डेट पर, आपकी डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या थी जिस पर आपने बायबैक प्रपोजल को अप्रूव किया था। सबसे पहले क्या होगी डेट, कौन सी डेट जिस पे बोर्ड मीटिंग हुआ और उसको अप्रूव किया गया बायबैक को बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको रखना नहीं है, समझना है। डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एट विच द प्रपोजल ऑफ बायबैक वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है नेसेसिटी, क्या जरूरत पड़ गई थी भैया, क्यों करना चाहती है कंपनी। कंपनी को लगता है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहते हैं, एक्सेसिव कैश आ गया हमारे पास में, या कंपनी को लगता है कि सर एक्चुअली वी वांट टू अवॉइड टेक ओवर्स, सो हम इसलिए बायबैक कर रहे हैं। सर हमें लगता है कि हमारे शेयर होल्डर्स को सरप्लस देने का एक अच्छा मौका है, या कंपनी को लगता है कि हम बायबैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ यू नो व्हाट मार्केट के अंदर हमारे जो सिक्योरिटी की प्राइसेस हैं वो उनमें थोड़ा सा मूवमेंट आना जरूरी है, एक जगह जाके स्टक हो गए हैं तो कुछ मूवमेंट मिलेगा शेयर के प्राइसेस को। सो जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं 6 रीजंस ऑफ बायबैक, उनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है। बात पकड़ में आ रहा है? तो नेसेसिटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। क्या हो रहा है, पहला डेट बताइएगा बोर्ड मीटिंग का कब हुआ था, जब इसको अप्रूव किया गया, the date of the board meeting on which the buyback was approved by the board of directors. Second, necessity of the buyback, बोलो मेरे साथ necessity of the buyback. थर्ड आता है maximum amount of required, भैया कितना buyback कर रहे हो, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ कितना, ये अमाउंट आपको डिटरमाइन करना है। तो maximum amount required under the buyback and its percentage of total paid up capital and free reserves। आप जानते होंगे 15% का हम क्राइटेरिया देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कितना इंपैक्ट जाएगा, कितना, किसका, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स के कितना इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया 15%, डिटेल में से न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, आगे करवाऊंगा, इस सेशन में नहीं, अलग से बताएंगे, ठीक है। अब समझो, अब यहां पे हम क्या देखना है, मैक्सिमम कितना अमाउंट रखा जा रहा है बायबैक का, मैक्सिमम प्राइस एज विच द शेयर्स और सिक्योरिटीज आर प्रपोज्ड टू बी बॉट बैक। अब जी ये बताना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको आपके प्राइसेस डिटरमाइन करके बताना पड़ेगा, क्या उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये पहले डिटेल बताया हुआ है। अगर तुमने पुरानी क्लास देखी है तो तुम्हें पकड़ में आ रहा होगा, जो नया सीधा ज्वाइन कर रहा है उसको दिक्कत आएगी, तो पहला वाला क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। प्राइस, करंट प्राइस क्या कर रहा है और कंपनी कितने बायबैक कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था उसके अंदर प्रैक्टिकली कि अगर करंट मार्केट प्राइस है 550 और कंपनी बायबैक कर रहा है आपका 750, इससे कम होगा ही नहीं, करंट प्राइस ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइस हमने डिसाइड किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, भैया कितना कर रहे हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख है, कितना सिक्योरिटीज आप कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर आप बताएंगे यहाँ पे। मैथड टू बी अडॉप्टेड, जैसा बताया था अभी आपको, अब बुक बिल्डिंग के थ्रू कर रहे हैं या फिर टेंडर ऑफर करेंगे या और लॉट होल्डर्स करेंगे। बात पकड़ में आया? तो ये जर्नली तुम अगर सोचो ना वैसे बैठे बैठे कि बोले मैं मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं, मुझे मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं बायबैक के, क्या क्या होना चाहिए यार। ऑफ कोर्स बोर्ड मीटिंग कब हुआ था, डेट कब उसको अप्रूव किया था वो मेंशन करूंगा, और क्या लिखूंगा, मैक्सिमम प्राइस क्या है बायबैक का, कौन सा मेथड मैंने अडॉप्ट करना है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी होंगी, ऑलराइट, और बात पकड़ में आ रहा है। ये रिलेवेंट फैक्ट्स अपने आप ही माइंड में आएंगे जो हमको बताने होंगे शेयर होल्डर्स को, कैसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। अब यहां जो आता है, यहां आता है शेयर जो प्रमोटर है, और याद रखिएगा जो डायरेक्टर्स ऑफ प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स ऑफ प्रमोटर का मतलब, डायरेक्टर्स ऑफ प्रमोटर का मतलब जब प्रमोटर कोई कंपनी होगी उनका या पर्सन कंट्रोल जो है इन द कंपनी, उनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग कितनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ही प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला मामला आ जाता है, ठीक है। देखो, एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स ऑफ द प्रमोटर्स। अगर प्रमोटर कौन है, कंपनी, तो उनको बोलेंगे डायरेक्टर्स ऑफ प्रमोटर, ठीक है। और who is in control of the company as on date of the notice of convening the general meeting and meeting of the board of directors। जी हाँ, तो किसकी शेयर होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर की एग्री शेयर होल्डिंग कितनी है, डायरेक्टर्स ऑफ प्रमोटर्स, जी हाँ, डायरेक्टर्स के लोगों कितना होल्ड किया बैठा हुआ है, या फिर अगर कोई पर्सन कंट्रोल है उसका शेयर होल्डिंग कितना है। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। कब, जिस दिन आपने मीटिंग किया है या बोर्ड मीटिंग किया, जनरल मीटिंग किया, बोर्ड मीटिंग किया, उस दिन की। दूसरी, एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी परचेज्ड और सोल्ड पर्सन, ऑफकोर्स इन लोगों ने कभी खरीदा या बेचा है, कितना, फ्रॉम पीरियड ऑफ 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच द बायबैक वाज अप्रूव्ड टिल द डेट ऑफ द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। ऑफकोर्स बोला पिछले 6 महीने में, कहां से, बोर्ड मीटिंग जब हुई थी उससे पिछला 6 महीने में कोई भी, याद रखिएगा, प्रमोटर ने या पर्सन कंट्रोल ने या डायरेक्टर्स ऑफ प्रमोटर्स ने, वापस बोलो कौन ने, प्रमोटर्स ने, डायरेक्टर्स ऑफ प्रमोटर ने या पर्सन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इसने से किसी ने भी कोई भी शेयर्स और सिक्योरिटीज परचेज या या सेल की है, परचेज या सेल की है, कब से कह रहा है, प्रीसीडिंग 6 months, प्रीसीडिंग 6 months कब से कर रहे हैं, जब बोर्ड मीटिंग किया उससे पिछला 6 महीने में, उससे पिछला 6 महीने में, और वहां से और टिल द जनरल मीटिंग जहां आप कर रहे हैं, देखो यहां पर लिखा है जनरल, टिल द डेट ऑफ कन्वीनिंग जनरल मीटिंग। उस ड्यूरेशन में अगर कोई खरीद बेच हुई है तो भैया खरीद बेच करना मना नहीं है, खरीद बेच की है तो उसका डिटेल आपको देनी पड़ेगी। बात पकड़ में आ रहा है, ताकि उससे इंटेंशन क्या होना चाहिए, पकड़ में आई बात। मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस एट विच द परचेज एंड सेल्स वाज ऑफ कोर्स। अब ये जो यहां बी कह रहा है, इसके लिए कह रहा है इसमें कम से कम कितना और ज्यादा ज्यादा कितना प्राइस दिया गया था। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे एक वर्ड समझना, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज किया था, मान लीजिएगा एग्जांपल दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है ये, परचेज किया था 100 रुपीज पर, सेल किया हुआ है उसका 150 रुपीज पर, ठीक है। अब यहां पे हमको देखना है मिनिमम कितना रहा था और मैक्सिमम क्या था। मिनिमम मान लीजिएगा एक थी मिनिमम प्राइस ऑफ परचेज 70, मिनिमम प्राइस ऑफ सेल मान लीजिएगा एग्जांपल में हम लोग बोल रहे हैं 80। सर क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि हम डिटरमाइन करते हैं कि प्रमोटर तो ऐसा नहीं है कि पता लगा भैया पिछले 6 महीने में बोर्ड मीटिंग जब हुआ था उससे पिछले 6 महीने से लेके और जनरल मीटिंग के बीच में वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के बैठा हुआ है और अब बायबैक करवा रहा है, तो ये बात का ध्यान रखा जाएगा। बात पकड़ में आया, उससे कम पे फिर बायबैक का प्राइस डिसाइड नहीं होता है। बात पकड़ में आया, चलिएगा। तो 3 पॉइंट्स हमें फिर हमारे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कंसीडर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इंटेंशन ऑफ द प्रमोटर्स एंड द पर्सन कंट्रोल ऑफ द कंपनी और टू टेंडर शेयर्स। भैया अपना शेयर क्यों टेंडर कर रहा है लोग, प्रमोटर लोग, बात पकड़ में आ रहा है। Other special securities of buyback indicating number of shares, other special securities, details of the acquisition with the dates and prices बताना पड़ेगा उनका डिटेल पूरा कि ये लोग जो टेंडर कर रहा है, प्रमोटर लोग है ना, वापस सुनो ना, प्रमोटर है या पर्सन कंट्रोल ऑफ द कंपनी है ना, ये टेंडर कर रहा है, ठीक है। अब इनका डिटेल निकालो सारा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ये दो भी बहुत दिमाग लगा रहे हैं, इधर से तो एक्वायर कर लिया शेयर, समझो ना, एक्वायर कर लिया, ठीक है। पता लगा कंपनी का 6 महीना पहले से ये एक्वायर करके बैठे हुए हैं, बोला अच्छा कोई बात नहीं, अब देखो बायबैक आएगा कंपनी का, हमें तो लाएंगे कंपनी का बायबैक, कंट्रोल करते हैं हम कंपनी को। और अगर बायबैक लाए 100 रुपया में शेयर खरीदा हुआ है, 100 रुपया में शेयर खरीदा हुआ है, और पता लगा बायबैक में 500 में निकाल रहे हैं, 400 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं, ऐसा गड़बड़ तो नहीं चल रहा है इनका। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं ये, ध्यान से समझना। ये अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्ट्रेट होके, इसकी डिटेल एनालिसिस भी होती है, ठीक है। तो इस बात को प्रैक्टिकल समझेगा कि इंटेंशन क्या है प्रमोटर्स का। अगर वो टेंडर कर रहा है अपना ऑफर, अब सॉरी अपना शेयर टेंडर कर रहा है, तो वो खुद भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। कंफर्मेशन दैट देयर इज नो डिफॉल्ट इन सबसिस्टिंग। जी हाँ, अब ये देखा जाएगा कि आपने कहीं डेट्स रिपेमेंट में गड़बड़ ना करके, देखो डिपॉजिट्स हैं, डिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं या प्रेफरेंशियर्स हैं, या आपने टर्म लोन्स ले रखे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, उसमें डिफॉल्ट आपने नहीं किया हुआ हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो आती है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट भी है,
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कुछ बातों को। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज मेड फुल इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ द एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी दैट, क्या कि भैया कंपनी ना इंसॉल्वेंट नहीं होने वाली है पिछले एक साल के, आने वाले एक साल के अंदर, ठीक है। कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। देखो डायरेक्टर्स को, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। Immediately following the date on which the general meeting or meeting of the board of directors is convened, अब देखो यहाँ पे इसको हाईलाइट करना, will no grounds on which the company be wound up या कंपनी सॉरी be unable to pay its debts। तो सर मैं कैसे याद करूंगा, कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या कंफर्मेशन देनी है कि कंपनी अनेबल नहीं है, मतलब कंपनी इज कैपेबल टू पे इट्स डेट। बात पकड़ में आ रहा है, कंपनी इज कैपेबल टू रीपे इट्स डेट्स, बोलो ना, कंपनी इज कैपेबल टू रीपे इट्स डेट्स। पहली बात तो कंपनी पे कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, ये कैसे कंपनी के लिए सफिशिएंटली अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसमें एक कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट सुनना, द कंपनी will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date। कब से बायबैक कंप्लीशन हो गया उसके अगला ही पता लगा, एक साल के अंदर वाइंड अप किया, सबने अपना अपना प्रॉफिट बनाना चल दिए। ये मेलाफाइड प्रैक्टिसेस, ये मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस मार्केट में नहीं करने देंगे आपको। कौन? सेबी कह रहा है इस बात को नहीं करने देंगे। तो आपको डायरेक्टर्स इंश्योर करो। डायरेक्टर्स क्या इंश्योर करेगा? पहला पार्ट क्या रखेगा, बोलो मेरे साथ में, कि कंपनीज एबल टू पे रीपे इट्स डेट्स, बोलो ना, कंपनीज एबल टू रीपे इट्स डेट्स। दूसरा, कंपनी विल नॉट बी वाइंड अप या कंपनी विल नॉट बी इंसॉल्वेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कब से? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक। पता लगा कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, आपने बोला हमारे पास कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं करोगे तुम, ठीक है। एंड जो कि खतरनाक वाली बात आती है, देखो ध्यान से, सी के अंदर कहता है ओपिनिंग अप फॉर द पर्पस ऑफ, इसके लिए, दोनों बातों के लिए, ए एंड बी के। ए कौन सा? कंपनी इज एबल टू रीपे इट्स डेट्स। दूसरा, कंपनी विल नॉट बी इंसॉल्वेंट इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब विद इन अ ईयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सच, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सच बायबैक। क्लियर? इस बात को इंश्योर करेगा तो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी बन जाएगी। देखो डायरेक्टर्स, अगर ऐसा गड़बड़ हुआ तो डायरेक्टर्स तुम लायबल क्यों जाओगे कि तुमने मतलब झूठा आपको ओपिनियन ड्रॉ करके बताया था। देखो, डायरेक्टर्स शैल टेक इनटू अकाउंट लायबिलिटीज इफ द कंपनी वर बीइंग वाउंड अप अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 96 और कंपनीज एक्ट और आईबीसी। ओ माय गॉड सर, कौन कौन सी? पर्सपेक्टिव भी और कंटीजेंट भी, पर्सपेक्टिव भी और कंटीजेंट लायबिलिटीज दोनों। तो डायरेक्टर्स, जब तुम ये अब यहां तुम ए और बी में डिक्लेरेशन दे रहे हो, मतलब कंफर्मेशन दे रहे हो, तो पक्के से देना, नहीं तो लायबिलिटी तुम्हारे सर पे गिर जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऑडिटर के पास आएंगे। भाई ऑडिटर कुछ हमको इंश्योर करवाते हैं, क्योंकि ऑडिटर का मेन कंसर्न क्या होता है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना। तो यहां पर क्या करेगा ऑडिटर? इंश्योर करेगा कि जो कंपनी के उसने अफेयर्स को कंसीडर कर लिया है कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी है। बात पकड़ में आ रहा है? ही हैज इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोलो मेरे साथ में, इनटू द कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स, पहला क्लियर हो गया। फिर कहता है अमाउंट ऑफ परमिसिबल कैपिटल पेमेंट फॉर द सिक्योरिटीज, मतलब जो अमाउंट आप यहां पर अपने फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी पे अकाउंट से, याद रखिएगा, जो भी आपने प्रोसीड जनरेट की हुई है इस पर्पस के लिए, ऑफकोर्स वहां से आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वो सफिशिएंट कैपिटल आपके पास अमाउंट अवेलेबल है। देखो यहां पे कह रहा है परमिसिबल कैपिटल पेमेंट्स फॉर द सिक्योरिटीज, अब पकड़ में आ रहा है। दूसरा क्या, तीसरी बात क्या है? कंपनी विल नॉट हैविंग रिगार्ड टू इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स विल नॉट बी रेंडर इंसॉल्वेंट विद इन अ पीरियड ऑफ, क्योंकि ऑडिटर का, अभी तुम्हें क्या बोला मैंने, ऑडिटर का मेन कंसर्न क्या है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना। तीनों एस्पेक्ट्स को तुम ध्यान से देखो। कंपनी के अफेयर्स का मतलब यहां पर किस चीज से? फाइनेंशियल ऑपरेशन जो उसके वो अप टू द मार्क हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है यहाँ पे, जो बोला जा रहा है आपको, कि जो आप यहाँ पे अमाउंट जो है इसलिए कैपिटल पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज वो प्रॉपर्ली सफिशिएंट है इस पर द रिक्वायरमेंट्स। अभी लेटेस्ट केस स्टडी बताई थी तुमको, जिसमें कहा था बायबैक की नॉन कंप्लायंस करने की वजह से कंपनी सेक्रेटरी, जी हाँ, जिसे हम कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं एज पर द सेबी एलओडीआर, उसके अंदर उसके ऊपर पैलेटे लगाते केस स्टडी डिस्कस किया है। आई होप आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ी होगी, उम्मीद कर रहा हूं। पढ़ा करो यार, ऐसे तो अभी तो मजा आएगा, तभी सीखोगे ज्यादा, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो हुआ ना, ये हमारा हुआ बायबैक के लिए जब कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएगा, ठीक है, जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी तब हमको ध्यान रखना पड़ेगा
इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज आएंगे वो हमने भी यहाँ पर डिस्कस किए। अब बेटा एक बात समझो, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ध्यान से देखना है, समझना है। कोई भी क्वेरी आ रही है ना तो याद रखो NRK9 के व्हाट्सएप पे भेजो मेरे को, मैं ऑफकोर्स उनको एंटरटेन करूंगा तुम्हारी क्वेरीज को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी टेस्ट सीरीज मिस मत करना। अगर तुमने पक्का डिसाइड कर लिया कि मुझे सीरीज बनना है, मुझे जून वाला एग्जाम पास करना ही करना है, तो मैं तुम्हें इंश्योर करके कह रहा हूं, अभी लेटेस्ट बेटा रिजल्ट में रिसेंट में ऑब्जर्व की गई है, जो स्टूडेंट्स लगातार टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए, बहुत मेहनत लगता है लेकिन अच्छा स्कोर भी किया है, 67 स्कोर किया है जी इसी सब्जेक्ट में, तो आप समझेगा आप भी कर सकते हैं, मेहनत कीजिए उसकी तरह, आप भी मेहनत कीजिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।